घर में अनएम्प्लॉयड यूथ बैठा हुआ है, उसके माता पिता परेशान है, उनको वादे किए गए थे, बड़े सपने दिखाए गए थे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे हर साल। अब झुंझुना थमाया जा रहा है, कभी किसी मेक इन इंडिया के नाम पे, कभी स्किल इंडिया के नाम पे, कभी जनधन के नाम पे, कभी नोटबंदी के नाम पे उनको झुंझुना थमाया जाता है, कभी 20 लाख करोड़ के पैकेज के नाम पे। आप मुझ पर नाहक नाराज हो रहे हैं या हो जाएंगे, पर मैं एक थोड़ा कड़ा सवाल आपसे करूँगा। मुझे याद है मैं भी 20-22 साल से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूँ, आप भी नौकरी कर रहे हैं, पर आप वही सूर्य प्रताप सिंह हैं जो पिछली सरकार में छाती पीट पीट कर धरना प्रदर्शन करते थे नौकरी में रहते हुए भी, और तब आप बीजेपी का पक्ष लेते थे। आज आप बीजेपी के खिलाफ खड़े हो, कारण क्या है? हम तो ना हम उनका पक्ष लेते थे, ना इनका पक्ष लेते, ना उनके खिलाफ थे, ना इनके खिलाफ है। हम तो बात करते हैं। जब मैं अखिलेश यादव के यहाँ जो मुद्दे उठाता था तो श्रीवास्तव साहब जी की पार्टी बड़ी खुश होती थी, अपना टाइम भी मुझे दे देती। तो मुझे याद है बहुत से प्रवक्ता ये थे, वो कहते थे हमारा समय भी सूर्य प्रताप सिंह को दे दीजिए। और आज मैं इनके यहाँ भ्रष्टाचार एनार्कीज्म, इनके यहाँ एनार्कीज्म है, इनके यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर खराब है उसकी मुद्दा उठाता हूँ तो ये कहते हैं सफाई है, ये कांग्रेसी है, ये उनके हाथ में खेल रहे हैं। तो क्या इन्होंने आपको यूज किया था कभी? नहीं, यूज क्या करा इन्होंने? यूज तो ये सबको करे, हमको ही क्या यूज करना है? सत्ताधारी दल में जो भी है वो सब यूज करके ही तो आता है। युवाओं को यूज किया था, उनको वादे दिखाए थे, सपने दिखाए थे, आज झुंझुना थमा दिया, सड़क पे खड़ा है वो। और ये लड़ाई, ये जो आंदोलन है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि आपको कोई पद नहीं दिया इसलिए आप भड़क गए, इसलिए अब आप लड़कों को भड़का रहे हो, उनका करियर खराब करा रहे हो, पिटवा रहे हो पुलिस से। एक पद दे देना, मुझे ऑफर करते, मुझे खरीद ले, बहुत सिंपल चीज है, मेरा मुंह बंद हो जाएगा। ये तो ऐसी बात होगी। आपको पता है मेरा अपमान किया था पुराने आपके शो में, इन्हीं के बीजेपी के प्रवक्ता ने मुझे कहा था राजनीतिक बेरोजगार। हाँ, काफी भला बुरा कहा था आपको। मुझे यहीं पे इसी सार्वजनिक रूप से मुझे अपमानित किया था। और मेरे घर पुलिस भेजते तो मेरे आस पड़ोस के लोग क्या सोचते हैं कि मैं अपराधी हूँ, मैं अभियुक्त हूँ, मुझे 2 मुकदमे मेरे खिलाफ कर क्यों रहे हो? देखो अच्छे से नौकरी कर ली, 39-38 साल IAS रह लिए हो, 1.5-2 लाख पेंशन पाते हो, आराम से घर पे बैठे हो ना, ये सब क्यों अनार्की फैला रहे हो आप? ये बात मुझे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठे 4 वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, जो गोल्फ खेलते हैं, जो वाइन पीते हैं, उनमें से एक ने कॉल भी किया था, अरे भैया जेल चले जाओगे, क्यों कर रहे हैं सब ये कुछ? मैंने उससे कहा तो पेंशन खाऊं घर में बैठ के, गमले खोदता रहूं, मौज मस्ती करता रहूं। अरे जो जीवन बचा हुआ है, काम करो ना, देखो घर का लान ठीक करो, क्यारियां ठीक करो, थोड़ा वॉक करो, पोते पोतियों को खिलाओ, कहाँ इन सब चक्करों में पड़ रहे हो आप? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। जितने भी लोग हैं, आप भी, फिर इसका मतलब ये है कि आपको भी कुछ समय बाद यही देखने भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो जीवन है वो कम्युनिटी को वापस देना ना, जो समाज ने आपको दिया है, आपको जो समाज को वापस देना ना। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं इसको नहीं मानता कि घर में बैठे पेंशन खाते रहो आप, मैं नकारापन कहता हूँ। नहीं, पर एनार्की भी मत फैलाओ ना, लड़कों का करियर खराब हो रहा है, मार खा रहे हैं बेचारे। एनार्की तो मैंने सबको कह दिया, जितने लोग बैठे पहले लिस्ट यहाँ पे। और आप भी कटु बात कहते हो कई बार, आप भी अनार्की फैलाते हो, तो सब अंदर जाने चाहिए ना। अरे मेरे साहब भी पहले अनार्की फैलाते। मैं कहता हूँ अगर मेरे ऊपर गुस्सा करने से आपका काम सधे, मेरे ऊपर गुस्सा करने से अगर युवाओं को नौकरी मिले तो मुझे सब लोग मिलकर डांटो, मैं सह लूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, जब ये गैस का सिलेंडर लेके खड़ा होते थे, पेट्रोल के दाम बढ़ते, जब ये सड़क पे आते थे, अनार्किस्ट नहीं थे क्या ये लोग? आज हमको कैसे कह देंगे अनार्किस्ट हैं हम? ओके, मैं मयंक सक्सेना को आमंत्रित करता हूं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। भाई मयंक जी, काफी समय के बाद युवाओं का आंदोलन वो कितना उद्वेलित है, मुझे लंबे वक्त के बाद दिखा। आपने एक पत्रकार के रूप में आज प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर जो कुछ भी विरोध प्रदर्शन दिखा, उसके क्या मायने आप लगाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो एनार्की की बात हो रही थी, मैं इस पर थोड़ा सा एक बात करना चाहूँगा कि ये शब्द जो है एनार्की, ये मध्य युग में लैटिन और ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा के एनार्किया और ग्रीक भाषा के एनार्कोस से आता है। और इस शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्कोस या आर्किया का मतलब, ग्रीक में आर्किया का मतलब होता है राजा या रूलर, और लैटिन में भी इसका मतलब यही होता है, रूलर। तो एनार्किया या एनार्कोस या एनार्की का मतलब होता है स्टेट
जहां कोई रूलर नहीं है। अब आप लंबे समय से देखिए, कोरोना के आंकड़ों को देख लीजिए, चाहे बेरोजगारी की स्थिति को देख लीजिए, और वो कोरोना के पहले से ही है, और चाहे अर्थव्यवस्था की स्थिति को देख लीजिए, जो रूलर है वो इन मामलों में कहीं दिखता नहीं। तो एनार्की कहाँ है, कैसी है और किस वजह से है या किस तरह की है, इस बारे में इसके बाद कुछ कहने की जरूरत रह नहीं जाती है। दूसरी बात, नौजवानों के प्रदर्शन की जहां तक बात है, देर आए दुरुस्त आए। ये बहुत देर में हुआ, 1-1.5 साल पहले ही आंकड़े आ चुके थे बेरोजगारी के। लोकसभा चुनाव के पहले भी ये बात उठी थी, लेकिन आंकड़े रिलीज नहीं होने दिए गए, समिति के लोगों ने इस्तीफे दे दिए, और 42 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर उस समय भी थी। और इसमें मैं एक लाइन जो है बहुत जरूरी जोड़ देना चाहता हूं, जो बात सत्ताधारी पार्टी कह रही है, और पत्रकारों को इतना खतरा है कि शाम के वक्त हम लोग सत्ताधारी पार्टी को सत्ताधारी पार्टी कहते हैं, नाम भी लेना ठीक नहीं समझते शाम के वक्त। तो इसीलिए कहा कि कमला लगाओ है कि ये मेरे ऊपर गुस्सा हो गया। 1 करोड़ के आसपास ट्वीट्स हुए हैं और सड़क पे भी हमने देखा है। तो ये जो कहा जा रहा है कि विपक्ष ने भड़का लिया, मतलब जब चुनाव में यही नौजवान आपको वोट देता है तब कोई भड़का नहीं रहा होता है, जब सांप्रदायिक माहौल भड़का दिया जाता है तब कोई भड़का नहीं रहा होता है। अब वही नौजवान जिसने आपको वोट दिया आपके खिलाफ खड़ा है, तो विपक्ष ने भड़का दिया, तो फिर आपको वोट देते समय क्या हुआ था? तो ये अपने आप में इस बात को समझना पड़ेगा कि ये बेहद शर्मनाक तरीके से बेइंतहा लोकतंत्र विरोधी बात है कि आपके खिलाफ जो भी कुछ बोले, कोई भी मुद्दा उठाए, आप सीधे कह दो विपक्ष के साथ खड़ा हुआ है। वो नौजवान जो बेरोजगार है वो राजनीति कर रहा है, उसके पास खाने को नहीं, वो राजनीति क्या करेगा? नहीं, मैं तो ये कहता हूं ना, बहुत ही कोई पाकिस्तान थोड़ी ना है, इसी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। शर्मिंदा होना चाहिए। ब्रजेश जी, चूंकि आज एंकर आप हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आप चूंकि एंकर हैं, तो मैं चाहता हूं आपके जरिए ही जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे बस एक सवाल पूछ लीजिए, और मैं चाहूंगा आज के शो में उसका जवाब दे दे वो। उसके बाद मैं अपनी शायद कोई बात कह पाऊंगा बेहतर, कि अगर मान लीजिए कल चुनाव हो जाते हैं या 1 साल बाद चुनाव हो यूपी में, तो कौन से 4 मुद्दे या 4 अपनी उपलब्धियां होंगी जिनको लेके वो जनता के बीच जाएंगे? ओके, आपका क्वेश्चन नोट किया गया। मैं डिबेट के अगले चरण में ये सवाल हरीश जी से पूछ लूंगा, उन्होंने सुन भी लिया है। भाई अमित तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं, ये प्रतियोगी छात्र हैं। आप हताश और निराश विपक्षी दलों के भड़काने पर प्रदर्शन करने आए हैं, या वाकई में आप लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा इसलिए खुद से अपना इनिशिएटिव लेकर आए हैं? जी नमस्कार ब्रजेश जी, मैं अमित तिवारी। मैं सबसे पहले तो आज जो युवाओं ने किया, हम सब ने किया, हम सबकी अपनी मजबूरी है। ब्रजेश जी, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, हम सभी प्रतियोगी छात्र आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी आवाज़ को उठाया, हमारे मुद्दे को उठाया, नहीं तो कोई हमारे मुद्दे को नहीं उठाता। आखिर आप बताइए, हम लोगों का गुनाह, मैं काली पट्टी बांध के आज अपनी आपके डिबेट में शामिल हुआ हूँ, आखिर वो कौन सा गुनाह हमने किया है, हम प्रतियोगी छात्रों ने किया है जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है, हम छात्रों को आज मिल रही है? आप भर्ती की बात करते हैं, एक एक प्रवक्ता बैठे हुए हैं, एक एक प्रश्न अगर पूछे तो एक एक का उत्तर दें। वो 69,000 जो चयनित छात्र हैं, 69,000 चयनित छात्र हैं, उनका क्या कसूर है? उनका इतना ही कसूर है ना कि नीति आपकी नहीं है, नियम आपका नहीं है, कानून आपका नहीं है, सिस्टम आपका नहीं है, कोर्ट आप जाओगे, सुप्रीम कोर्ट आप जाओगे। अब आप कहते हो कि युवा बेरोजगार है, क्या युवा बेरोजगार परेशान नहीं होगा? उनकी क्या गलती है? आप ब्रजेश जी बताइए। तो आप आत्मनिर्भर बनिए। नहीं, क्यों आत्मनिर्भर बने? कैसे आत्मनिर्भर बने? आप जानते हैं ब्रजेश जी, इलाहाबाद, और जब हम आपसे मांगेंगे क्या, हम आपसे नौकरी मांगेंगे, तब आप कहेंगे भारत संविदा भर्ती लो। देखिए देखिए देखिए, ऐसे फाड़ के फेंक देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, नहीं लेंगे संविदा भर्ती। हमारा जो हक है ब्रजेश जी, हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं, अलोकतांत्रिक लड़ाई नहीं लड़ते ना, हम अलोकतांत्रिक बात कहते हैं। आप जानते हैं कि एक प्रतियोगी का दर्द क्या होता है, आप नहीं जान सकते, क्योंकि आप कभी प्रतियोगी नहीं रहे। जो प्रतियोगी रहा है वो 10 बाई 10 के कमरे में 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर बिना कूलर बिना पंखा रहता है, इलाहाबाद और लखनऊ जैसे शहरों में। मैं भी इलाहाबाद के हूँ और मैंने भी आप ऐसे समझ सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक कहावत कही जाती है कि चौमास के 4 महीने आते हैं, जब 4 महीने बारिश होती है। हम किसान पुत्र हैं, हम सब किसान पुत्र हैं, और जब 4 महीने बारिश का सेशन आता है ब्रजेश जी,
तो किसान के पास आय का कोई स्रोत नहीं होता है। लेकिन जब बच्चा इलाहाबाद में बैठ के पढ़ रहा होता है, लखनऊ में पढ़ रहा होता है, जब उसके पास किराए का पैसा नहीं होता है, तो माँ कहती है लीजिए भैया, मतलब पापा से कहती है लीजिए जाइए जेवर रख दीजिए जा करके, गिरही मतलब सोना क्या रख दीजिए जाके, और पैसा वहां भिजवा देते हैं। जब 4 महीने कट जाते हैं, गन्ना कटता है, पेमेंट नहीं देते हो, कैसे भी दिया फिर छुड़वा के लेके आते हैं। ये प्रक्रियाएं हैं। आप बताइए एक चीज मुझे सबसे पहले बता दीजिए, रोजगार कर लीजिए कह रहे हैं। कैसा रोजगार कर ले? अगर जो माँ, जो जिस अभ्यर्थी की माँ अपना मंगलसूत्र उतार के दे देगी हमारे लिए, हम रोजगार कर लेंगे। 20 लाख करोड़ आए थे, बता दीजिए हमें कितने मिल गए? 20 लाख करोड़ आए तो थे, अभी रोजगार में 20 लाख करोड़ नहीं प्रदेश जी, 20 लाख करोड़ आए थे, करोड़ नहीं आए थे, करोड़ आए थे, वो करोड़ हो गए। अब आप उसके लिए आप अराजकता फैलाओगे? जी अराजकता कहाँ? फिजिकल प्रदर्शन हो, ये दोनों बड़े पैमाने पर हुआ, इसका कारण क्या है? और इतना युवा कैसे उद्वेलित और आंदोलित हो गया, इसके पीछे कौन लोग हैं? देखिए, सोशल मीडिया की जो ताकत है वो करोड़ों अरबों में है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और कुछ विपक्षी दलों ने इसको बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। एक और सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री का जन्मदिन ट्रेंड कर रहा था, तो उसके साथ साथ नंबर 2 पर बेरोजगारी दिवस भी चल रहा था, और फिर नंबर 1 पे भी रहा काफी दिन, और नंबर 1 नंबर 2 के बीच चढ़ता उतरता रहा जी। जहाँ एक तरफ सरकार लगी थी, दूसरी तरफ बेरोजगार लगे थे। सरकारें एक तरफ IT सेल था, दूसरी तरफ सूर्य प्रताप सिंह जैसे अनार्किस्ट थे। आज ये बहुत गुस्सा है मेरे को। देखिए, सरकारें लोकतंत्र में जनता के कल्याण के लिए बनी है, न कि उनकी आवाज को कुचलने के लिए लाठियों के दम पर। जो पुलिस वाले आज लाठियां बरसा रहे थे समाजवादी, कांग्रेस और तमाम से 3,307 पदों पर दरोगा की भर्ती हुई है और रिजल्ट नहीं आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहा है। वही कल दरोगा बनेंगे जिनको आप मार रहे हो, वही सिपाही बनेंगे, वही कल को LT ग्रेड के 10,600 शिक्षकों की भर्ती 2018 से अटकी है, रिजल्ट घोषित हुआ, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के धांधली का प्रकरण सब जानते हैं। नौकरी आप देंगे नहीं, मांगने पर लाठी मिलेगी। ये लोकतंत्र में हिटलर शाही का प्रतीक है। इससे बचना चाहिए सरकारों को, क्योंकि ये सरकार इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ तो सत्ता में आई थी। इसने कहा था कि अखिलेश यादव ने यादव सेवा आयोग बना दिया है, हमको वोट दो, हम बेईमानों को हटाएंगे। ये अनिल यादव को क्या जेल भेज दिए, जो चेयरमैन था? इन्होंने कहा कि भर्ती में सब यादव भर दिए गए, PCS में SDM और CO बना दिए गए। तो ये कितने को निकाल दिए नौकरी से? 3.5 साल से इनकी सरकार है, जांच करा के कितने को ये जेल भेजे? 13 लाख नौकरी की बात कर रहे थे, 2-2 हजार किलोमीटर लोग नौकरी छोड़ के पैदल घर पे आए हैं, पैर फट गया है। तो 5 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं।